जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत ने फलस्तीन के अलग देश बनने का कर दिया खुला समर्थन, अमेरिका को दिखा दी उसकी असली औकात। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में अमेरिका के खिलाफ डाला भारत ने वोट। बताएंगे कैसे ट्रम्प की हेकड़ी निकाल दी अपने भारत ने। फलस्तीन अलग देश बने, इसका भारत द्वारा समर्थन करने पर अमेरिका पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इसी बीच आपको बताएंगे अमेरिका के टैरिफ से भारत को दबता न देख डोनाल्ड ट्रंप आनन फानन में अब भारत के समर्थन में बयानबाजी देने लगे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर टैरिफ लगाना आसान काम नहीं, पैदा होते हैं मतभेद। इस फैसले के बाद भारत के साथ हमारे रिश्तों में दरारें पैदा हो चुकी हैं। बताएंगे क्या मतलब है दोस्तों ट्रंप के इस बयान का। तो वहीं आखिरकार नेपाल की पहली महिला पीएम बन गई सुशीला कार्की। मानी जेनजीज प्रदर्शनकारियों की 5 शर्तें। वो कौन सी 5 शर्तें हैं? साथ ही 6 महीने में नेपाल में कराए जाएंगे चुनाव। सुशीला कार्की ने कर दिया बड़ा ऐलान। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बताएंगे उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले कैसे जेनजीज में फूट पड़ चुकी थी। कह रहे थे कि भारत समर्थित सुशीला कार्की मंजूर नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के रूप में। बताएंगे किसने भड़काया जेनजीज को। तो वहीं दोस्तों, आज कैसा दौरा रहने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी का मणिपुर का, सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को फलस्तीन समस्या के शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। भारत सहित 142 देशों ने इसके समर्थन में मतदान कर दिया। संयुक्त राष्ट्र की स्क्रीन पर प्रदर्शित मतदान परिणामों के अनुसार इस प्रस्ताव का 142 देशों ने समर्थन किया, 10 ने इसका विरोध किया और 12 देशों ने मतदान में भाग नहीं लिया। इस मामले में भारत का रुख एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फलस्तीन राज्य की स्थापना का समर्थन करना है, जो मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर एक सुरक्षित इजराइल राज्य के साथ शांति पूर्वक रह सके। जी हाँ, अगर इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वालों का नाम आपको बताएं दोस्तों, इसमें अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और अमेरिका शामिल थे जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया। दोस्तों, भारत उन 142 देशों में शामिल था जिन्होंने फलस्तीन समस्या और द्विराष्ट्र समाधान को लागू करने की न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में हुई इस वोटिंग पर इजराइल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जारी की। इजराइल की तरफ से इसे बड़ा ही शर्मनाक बताया गया और कहा गया कि ऐसे प्रस्तावों से हमास जैसे आतंकवादियों गुटों को क्षेत्र में युद्ध जारी रखने का प्रोत्साहन मिलता है। वहीं दोस्तों, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में फलस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देने के समर्थन को अमेरिका के लिए हैरानी की बात क्यों मानी जा सकती है, आपको बता दें। अगर बात करें भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक साझेदारी की, तो पिछले कुछ दशकों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा, व्यापार और तकनीक जैसे क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी काफी मजबूत हुई है। अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने वाले एक प्रमुख साझेदार के रूप में देखता है। क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया देश हैं, जैसे समूह इसी साझेदारी का हिस्सा है। ऐसे में अमेरिका ये उम्मीद कर सकता था कि एक बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत उसके स्टैंड के करीब रहेगा या कम से कम उसके खिलाफ नहीं जाएगा। वहीं अगर बात करें अमेरिका का फलस्तीन के प्रति ऐतिहासिक रुख की, तो अमेरिका लंबे समय से इजराइल का सबसे बड़ा और मजबूत सहयोगी रहा है। वो आमतौर पर यूनाइटेड नेशन में इजराइल के पक्ष में वोट करता है या इजराइल के खिलाफ जाने वाले प्रस्तावों को वीटो करता है। अमेरिका की मांग हमेशा से यही रही है कि फलस्तीन और इजराइल के बीच द्विपक्षीय वार्ता यानी डायरेक्ट नेगोशिएशंस के जरिए ही समाधान निकाला जाना चाहिए, ना कि यूनाइटेड नेशन जैसे फोरम के जरिए एक तरफा कदमों से। ऐसे में भारत का यूएनजीए में फलस्तीन के पक्ष में वोट करना अमेरिका की इस स्थिति से सीधे विपरीत है। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्तों कि अमेरिका के लिए हैरानी इस बात की है कि भारत जैसा बढ़ता हुआ और करीबी साझेदार उसकी विदेश नीति की एक मूलभूत धारणा यानी इजराइल के प्रति समर्थन के खिलाफ चला गया। ये उन्हें याद दिलाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और सिद्धांतों के आधार पर निर्णय लेगा, चाहे वो अमेरिका के स्टैंड से मेल खाता हो या ना खाता हो। ये झटका रणनीतिक साझेदारी में एक अपेक्षा और वास्तविकता के अंतर का है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ट्रंप को इतना तो पता चल चुका होगा कि भारत सिर्फ कहने
करने के लिए ही स्वतंत्र राष्ट्र नहीं है, वो फैसले लेने में भी हर तरीके से स्वतंत्र है। टैरिफ का दबाव के बावजूद भी भारत जब नहीं झुका तो ऐसे फैसले लेने में भारत कैसे कतरा सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत को झुकता ना देख अब डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं भारत के साथ बिगड़ते संबंध को लेकर खेद जताते नजर आए हैं। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रशिया से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ यानी शुल्क लगाना आसान काम नहीं है। ये कदम भारत के साथ दरार पैदा करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को फॉक्स एंड फ्रेंड्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि देखिए, भारत उनका यानी रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक है। मैंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वे रशिया से कच्चा तेल खरीद रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बात है और इससे भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों में दरार पैदा होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह जवाब तब दिया जब उनसे पूछा गया था कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर शिकंजा कसने का क्या मतलब है। ट्रंप ने कहा, लेकिन ये मैं पहले ही कर चुका हूं, मैंने बहुत कुछ किया है और याद रखें कि ये हमारी समस्या से काफी ज्यादा पूरे यूरोप की समस्या है। ट्रंप ने इंटरव्यू के दौरान अपने इस दावे को फिर से दोहराया कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान अब तक कुल 7 वैश्विक संघर्षों को सुलझा चुका है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर दिखावे की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। जब उनको इतना ही दर्द है कि रिश्तों में दरार आ चुकी है भारत के साथ, तो फिर तुम भारत पर टैरिफ लगा ही क्यों रहे हो? जब आपको वाकई में खेद है कि ये फैसला मैंने गलत लिया है और ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है, तो आप इस फैसले को रिवर्स लेकर खेद जताओ कि आपने गलत फैसला ले लिया था और अब हमने इस फैसले को वापस ले लिया है क्योंकि हम भारत के साथ रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं। आपने अभी तक टैरिफ वापस भी नहीं लिया है और आप जनता के सामने, दुनिया के सामने खेद जता रहे हो कि ये फैसला लेना मुश्किल था, लेकिन रिश्तों में दरार आ चुकी है भारत के साथ। मतलब फैसलों में आप दोगलापंथी तो दिखाई रहे हो, साथ ही साथ बयानबाजी में भी दोगलापंथी दिखा रहे हो। तो देखा आपने दोस्तों, ये है अमेरिका की दोगली नीति। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका से बड़ा दोगला कोई देश नहीं, तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया है तो बटन जरूर दबा दीजिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें दोस्तों, कैसे भारत पर टैरिफ लगाने के बाद भी अमेरिका को चैन नहीं है। अमेरिका की बर्बादी रुकती दिखाई नहीं दे रही। अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ गई है दोस्तों टैरिफ नीति से, और ज्यादा सामान महंगे हो गए हैं। वहां पर आर्थिक संकट की आशंका जताई जा रही है। बता दें, अमेरिका में और महंगाई, बेरोजगारी के हालिया आंकड़ों से देश की आर्थिक स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। पिछले कुछ महीनों में महंगाई दर तेजी से बढ़ी और बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह रफ्तार इसी तरह जारी रही तो अमेरिका में आर्थिक मंदी की स्थिति बन सकती है। अगस्त 2025 में अमेरिका की महंगाई दर पिछले साल के मुकाबले 2.9% बढ़ी है, यानी आप कह सकते हैं 3% कुल बढ़ चुकी है, जो जुलाई की 2.7% से ज्यादा है। ये जनवरी के बाद सबसे तेज बढ़ोतरी है दोस्तों। अमेरिका में आम आवश्यकताओं की चीजों में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी हुई है डोनाल्ड ट्रंप की समझदारी की वजह से, जो उन्होंने भारत जैसे देशों पर टैरिफ लगाया है। दोस्तों, पृथ्वी पर भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया में रोटी चलाता है, और ट्रंप ने भारत जैसे देश पर ही टैरिफ लगा करके कितनी बड़ी समझदारी की है दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे, जिसका खामियाजा अब अमेरिका की जनता भुगतती दिखाई दे रही है दोस्तों। वहाँ की जनता को भी पता है कि अब ट्रंप दिमाग से नहीं बल्कि सिर्फ बयानबाजी से सरकार चला रहे हैं। राष्ट्रपति पद पर ट्रंप के होने का कोई मतलब नहीं है, वो भी ऐसे देश के राष्ट्रपति के पद पर जो अपने आप को सुपर पावर कहता है। इस पर आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, आखिर क्या है एससीओ बैंक, क्या ये अमेरिकी दबदबे को देगा सीधा टक्कर, कैसे करता है ये काम आपको बता दें। चीन शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के नेता 31 अगस्त से 1 सितंबर के बीच शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। इस दौरान सभी ने एक नए डेवलपमेंट बैंक की योजना को अंतिम रूप दे दिया। चीन लंबे समय से इस बैंक की वकालत कर रहा था। चीन ने इस बैंक की जमकर तारीफ की है। कहा यह जा रहा है कि यह बैंक प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध सदस्य देशों को उनके बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय मदद दे सकता है। इसके साथ ही ये बैंक चीन और मध्य एशिया के बीच आर्थिक गठजोड़ को तेज कर सकता है। चीन काफी समय से इस बैंक की वकालत कर रहा था, लेकिन रशिया इसको लेकर सहमत नहीं था। हालांकि यूक्रेन के साथ युद्ध के चलते रशिया पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे रूस के रुख में बदलाव आया और वो इस बैंक की स्थापना के समर्थन में है। वहीं इस नए बैंक को
वित्तीय मामलों में पश्चिमी वर्चस्व का मुकाबला करने चीन की मुद्रा युवान रेन मिनबी के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने का जरिया माना जा रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन का मानना है कि पश्चिमी देशों का वर्चस्व खत्म करने और उनकी पाबंदियों के असर को कम करने के लिए इस तरह के बैंक की सबसे अधिक आवश्यकता है। यह उम्मीद जताई गई है कि इससे पश्चिमी करेंसी यानी अमेरिकी डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम होगी। चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज की तरफ से कहा गया है कि मौजूदा माहौल किसी भी समय की तुलना में नए बहुपक्षीय इस बैंक की स्थापना के लिए अधिक अनुकूल है। यानी कि दोस्तों ये बैंक रहने वाला है एससीओ देशों का, जो एससीओ के ग्रुप्स में शामिल है दोस्तों उनके लिए ये बैंक रहने वाला है, जहां पर ये सभी एससीओ देश इस बैंक की वैल्यू बढ़ाएंगे और जितनी भी लेन देन होगी इस बैंक के थ्रू होगी, जिससे कि अमेरिकी डॉलर पर से निर्भरता पूरे तरीके से खत्म हो सकती है। ऐसे में ये बैंक दोस्तों सीधा मिस्टर ट्रंप को, अमेरिका को टक्कर दे सकता है। आपकी क्या है इस पर राय दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं नेपाल से बेहतरीन खबरों की, जहां सोशल मीडिया बैन के खिलाफ 8 सितंबर को नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश का नेतृत्व महज 4 दिनों में ही बदल दिया। दोस्तों युवाओं के इस आंदोलन को दुनिया ने जेनजीज आंदोलन का नाम दिया। शुक्रवार रात करीब 9:30 पर सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री आखिरकार नियुक्त कर लिया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। युवाओं की पहली पसंद सुशीला कार्की नहीं थी, युवाओं की पहली पसंद काठमांडू के मेयर बालेन शाह थे, जिन्होंने इस आंदोलन का आह्वान दिया था। बालेन ने सत्ता संभालने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सुशीला का नाम सामने आया। फिर बालेन ने भी अपना समर्थन सुशीला को दे दिया, जिसके बाद नेपाल में सियासी संकट पर विराम लग गया। जेनजीज आंदोलनकारियों के बीच वो लोकप्रिय रही हैं। वो नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रह चुकी है। उनकी छवि भ्रष्टाचार विरोधी रही है। नेपाल में सुशीला महिलाओं के लिए प्रेरणा है। सुशीला कार्की के हाथों में नेपाल की कमान केवल इन्हीं कारणों से नहीं दी गई, इसके अलावा भी कई फैक्टर्स अहम रहे हैं दोस्तों, जिसकी वजह से वो अब आने वाले महीनों के लिए नेपाल का नेतृत्व करेंगी। दोस्तों सुशीला कार्की प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रदर्शनकारियों की 5 मांग माननी पड़ी। पहली मांग थी कि 6 से 12 महीने के भीतर देश में आम चुनाव करवाए जाएं, ताकि लोकतंत्र स्थापित हो और जनता अपनी इच्छा से नई सरकार को चुन सके। सुशीला कार्की ने आंदोलनकारियों की इस मांग को भी मान लिया। वहीं दूसरी मांग ये थी कि नेपाल की संसद को भंग कर दिया जाए। इस मांग को भी स्वीकार कर लिया गया और सुशीला कार्की के हाथों में कमान सौंपी जा चुकी है। तीसरी मांग थी, जो कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक मांग बताई जा रही है, और वो है नागरिक सैन्य सरकार का गठन। जी हाँ, इस प्रस्ताव के तहत आंदोलनकारी चाहते हैं कि नेपाल में ऐसा शासन बने जो नागरिक और सेना दोनों का रिप्रेजेंटेशन वाला हो। वहीं दोस्तों चौथी मांग ये थी कि बस सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जनता सड़कों पर ना उतरे। जनता की सड़क पर उतरने की प्रमुख वजह भ्रष्टाचार है। आंदोलनकारियों की ओर से प्रस्ताव रखा गया कि पुराने दल और नेताओं की संपत्ति की जांच के लिए शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन हो। आंदोलनकारियों की 5वीं बड़ी मांग ये भी रही कि आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हुई हिंसा की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो, इससे प्रभावित लोगों को न्याय मिले। इस मांग को मान लिया गया और निष्पक्ष जांच की बात कही गई है। तो वहीं दोस्तों सुशीला कार्की के शपथ दिलाने के बाद नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उनसे कहा कि देश बचाइए, सफल रहिए, जिसके जवाब में सुशीला ने धन्यवाद कहकर जवाब दिया। सुशीला कार्की के शपथ ग्रहण समारोह को संसद के दोनों सदनों के प्रमुख ने बहिष्कार किया। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर देवराज घिमिरे शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए। वो ओली के पार्टी से आते हैं। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहाल भी अनुपस्थित रहे। नारायण प्रचंड की पार्टी से जुड़े हुए हैं। वहीं दोस्तों इससे पहले यानी कि सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने से पहले जेनजीज प्रदर्शनकारियों में भारी फूट देखने को मिली, जहां पर सेना मुख्यालय के बाहर खूनी झड़प देखने को मिला। दोस्तों भारत समर्थक सुशीला कार्की हमें मंजूर नहीं। जी हां दोस्तों, एक गुट सुशीला कार्की का समर्थन कर रहा था तो दूसरा गुट उनको भारत समर्थक बता रहा था। दूसरा गुट कह रहा था कि कार्की जो है वो भारत की समर्थक हैं और उनका नाम नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति के लिए ठीक नहीं है। हालांकि एट द एंड दोस्तों सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है। इस पर आपकी जो भी राय हो। हालांकि इन्होंने अपनी पढ़ाई दोस्तों भारत से ही कंप्लीट की है और भारत के साथ इनका काफी खास रिश्ता रहा है। ऐसे में आप लोग अगर इनको कांग्रेचुलेशन कहना चाहें तो कह सकते हैं दोस्तों कमेंट में। साथ ही साथ अगली खबर बता दें। घातक जातीय हिंसा के 2 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज मणिपुर का दौरा करने जा रहे हैं। पीएम मोदी जी का यह दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि विपक्षी दल लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी पर आलोचना करते आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को निर्धारित करने में कई तरह की रणनीति बनाई गई है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सबसे अधिक फोकस किया गया है। इस बीच प्रमुख खू की जो समूह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मणिपुर दौरे का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक तथा दुर्लभ अवसर बताया है। बता दें कि
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। मोदी जी की मणिपुर यात्रा से पहले कई कदम उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री की ये यात्रा संसद के मॉनसून सत्र से पहले करने की तैयारी थी, लेकिन राज्य की दो विरोधी जातियों के बीच सहमति न बन पाने के कारण ये यात्रा फाइनल न हो सकी। इसके बाद फिर सरकार और कुकी समुदाय के बीच लगातार बैठकें हुई, जिसका ये परिणाम हुआ कि कुकी समुदाय के साथ कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत बन गई। इसके तहत कुकी समुदाय के जो संगठनों कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी KNO तथा यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट बोले तो UPF ने अगले 1 साल के लिए सभी ऑपरेशन निलंबित करने पर सहमति दे दी। इसके साथ ही कुकी और जो समुदायों से जुड़े कुकी जो परिषद ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को यात्रियों व आवश्यक वस्तुओं की मुक्त आवाजाही के लिए खोलने का फैसला कर दिया। वहीं दोस्तों मणिपुर के यात्रा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि PM मोदी ने इस यात्रा के लिए चूड़ाचांदपुर जिला को ही क्यों चुना। तो आपको बता दें, मणिपुर के चूड़ाचांदपुर का चयन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जिला हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक था, जिसमें कम से कम 260 लोगों की जानें चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री इम्फाल के चूड़ाचांदपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे। वे कांगला में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चूड़ाचांदपुर जिले में एयर गन पर बैन लगा दिया है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रहेगी। मोदी जी के कार्यक्रम में इन सामानों पर ले जाने की पाबंदी रहेगी, जिसमें कि चाबी, कलम, पानी की बोतल, बैग, रुमाल, छाता, लाइटर, माचिस, कपड़े का टुकड़ा, कोई भी नुकीली वस्तु या हथियार और गोला बारूद पाबंदी रहने वाली है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार जोड़ेंगे रेल मार्ग से। दोस्तों दिखाएंगे 3 ट्रेनों को हरी झंडी। मोदी जी शनिवार को मिजोरम की राजधानी आइजोल से सैरांग, आनंद विहार, दिल्ली राजधानी समेत 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसी के साथ ही आइजोल पहली बार शेष भारत से रेल मार्ग के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री की यात्रा को देखते हुए पूरे आइजोल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा में राज्य पुलिस के अलावा BSF और CRPF को भी लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर उनका एयरफोर्स 1 पहले आइजोल के पास लैंगपुई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर आपको बता दें दोस्तों, चीन बॉर्डर के पास मोदी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। $3.4 अरब का होगा निवेश। आपको बता दें, भारत में अपने पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसके तहत चीन, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान की सीमा से लगे दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए पुलों और सुरंगों सहित 500 किलोमीटर यानी लगभग 310 मील रेल लाइनें बिछाने की तैयारी तेज कर दी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस परियोजना पर सरकार को संभवतः 300 अरब रुपए यानी $3.4 अरब खर्च करने होंगे और इसके 4 साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। जानकारी सार्वजनिक न होने के कारण नाम न बताने की शर्त पर लोगों ने यह बड़ी जानकारी दी। अब चीन की सीमा पर 500 किलोमीटर रेल लाइन बिछाना कोई आम बात नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर विवाद की उम्मीद कम है। इसीलिए भारत सरकार भी अब काम में तेजी लाने की तैयारी में जुट चुकी है। इस रेल नेटवर्क के बन जाने से व्यापार में काफी फायदा होने वाला है। अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन के दुश्मन फिलीपींस देश को भारत जल्द भेजेगा ब्रह्मोस मिसाइल की आखिरी खेप। CEO बोले रॉकेट पूरे तरीके से है तैयार डिलीवरी होने को। जी हां, भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की तीसरी और आखिरी खेप की डिलीवरी जल्द देने की तैयारी कर रहा है। फिलीपींस दुनिया का पहला देश है जिसने अपने देश की सुरक्षा के लिए भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदा है। फिलीपींस ने भारत के साथ साल 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीदारी के लिए $375 मिलियन का समझौता किया था। इस समझौते के तहत भारत की ओर से फिलीपींस को पहले ही क्रूज मिसाइलों की 2 खेप की डिलीवरी दी जा चुकी है। वहीं दोस्तों फिलीपींस के अलावा भी दुनिया के कई अन्य देश हैं जिसने ब्रह्मोस मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई है। उनमें वियतनाम और इंडोनेशिया भी शामिल है जो भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात कर रहे हैं। इनके अलावा दोस्तों आर्मेनिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, ओमान, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने भी इस मिसाइल में अपनी रुचि दिखाई है, जो कि भारत के लिए बड़ा ही प्राउड मूवमेंट है। ऐसे में मेरा भारत महान कमेंट में जरूर लिखेगा दोस्तों। साथ ही साथ बता दें, पाकिस्तान करेगा 2027 में SCO समिट की मेजबानी। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कर दिया बड़ा ऐलान। बता दें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कह दिया कि उनका देश 2027 में अगले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। उन्होंने अधिकारियों से राष्ट्रीय राजधानी में इसके लिए तैयारियां शुरू करने को कह दिया है। शरीफ ने रावलपिंडी के रावत इलाके में एक सड़क विकास परियोजना से जुड़े कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये घोषणा की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें अभी से ही तैयारियां शुरू कर देनी
लेनी चाहिए। उन्होंने शिखर सम्मेलन की तारीख नहीं बताई जो सदस्य देशों की ओर से आयोजित किया जाता है। शरीफ ने रावलपिंडी के रावत इलाके में एक सड़क विकास परियोजना को संबोधित करते हुए ये बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हमें आवास बनाने और इस्लामाबाद को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा चीन के तियानजिन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन के 1 महीने से भी कम समय बाद हुई है, जहां पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का मुद्दा उठाया था, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शहबाज शरीफ को आतंकवाद के मुद्दे पर धोया था। अगली खबर की बात करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत भरी खबर। 35 जिलों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिए अहम निर्देश। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में अध्ययन, अध्यापन और शोध को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की तैयारी के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा सीएम योगी जी ने 35 जिलों में अन्न भंडारण योजना पर भी निर्देश दिया। शुक्रवार को केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल की उपस्थिति में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में इस विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस पहल पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर को लेकर बड़ा फैसला, अब बंद होगा वीआईपी पास। आईआईटी रुड़की की टीम करेगी ऑडिट। जी हां, उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजूद बांके बिहारी मंदिर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। मंदिर के मौजूदा नियम यानी सुरक्षा, कतार और समय को लेकर कई बदलाव किए गए। मंदिर को लेकर फैसला लिया गया है कि अब वीआईपी दर्शन, श्रद्धालुओं की लाइन, लाइव स्ट्रीमिंग समेत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में लिए गए फैसलों को लेकर जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने जानकारी दी। ये ठाकुर बांके बिहारी मंदिर की चौथी बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस अशोक कुमार ने की थी। बैठक को लेकर जिला मजिस्ट्रेट सीपी सिंह ने बताया कि श्री बांके बिहारी मंदिर के आंतरिक और बाहरी मामलों के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में गोस्वामी समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ साथ एसएसपी, नगर आयुक्त और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणों के एक सदस्य ने भाग लिया। तो वहीं दोस्तों, इसी बीच ये थी कि सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।